देखो बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं। ये बच्चा है अंशुमन। अंशुमन भी आ गया, पर थोड़ा हेल्दी बनाना सर, वो हेल्दी है, एक बना दो बेचारे को सुपड़ा हुआ। ठीक है, अब ये रूम में बैठा है और रूम में दरवाजा इसकी मम्मी खोल के आ गई, चिल्ला रहे हैं मम्मी दरवाजा बंद करो, मम्मी दरवाजा बंद करो, मम्मी दरवाजा बंद करो। अच्छा खासा रूम, थोड़ा सा हॉट हीट, रूम का टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, और आउटसाइड टेम्परेचर क्या है, क्या है बच्चे, ठंडा है। क्या रे मम्मी जल्दी दरवाजा बंद करो, जल्दी दरवाजा बंद करो। रीजन बीइंग क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर दरवाजा बंद नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर की हवा। देखो बच्चे देशी, देखो वो तो ठीक है देशी भाषा में बोलते हो बाहर की हवा अंदर आ जाएगी, बट अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो क्या बोलोगे, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों, वो ठीक है, माइनस प्लस नहीं। बच्चे बताओ क्या होगा, किस चीज का फ्लो होगा, पैर बच्चे हाथ से हटाना, किसका कैसे फ्लो होगा, क्या होगा बच्ची, अंदर की हीट, रूम की हीट बाहर चली जाएगी, और सर बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाएगी, ये होगा ना। अब कई बार बच्चे कहते हैं बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाएगी। देखो बच्चे, अंदर की हीट बाहर जाती है, बाहर की ठंडी हवा अलग चीज होती है। हीट फ्लो करती है, ध्यान रखना, हायर टेम्परेचर से फ्लो, अंदर की हीट बाहर चली जाएगी। एक्चुअल में ऐसा होता है कि कमरे की हीट बाहर चली जाती है, हमारे बॉडी की हीट बाहर ना जाए इसलिए हम ये पहनते हैं कपड़े, ताकि हीट बाहर ना जाए। ऐसा नहीं कि बाहर की ठंड हमें ना लगे, अंदर की हीट बाहर ना निकले, क्योंकि हमारी बॉडी हीट जनरेट करती है, पता है आपको। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर थोड़ी देर तक रूम खुला रह जाए तो दोनों, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम कहेंगे ये सिस्टम दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब इसका क्या मतलब होता है, अगर दो सिस्टम आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, दो जगह, जैसे यहाँ हीट एक्सचेंज हो सकती है, तो थोड़ी देर बाद उन दोनों जगह का टेम्परेचर सेम हो जाता है और वो दोनों सिस्टम, ये दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। मतलब अब उनके बीच में और हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। समझे बच्चे। बट ये तभी पॉसिबल होता है जब हीट एक्सचेंज अलाउड होती है। अगर हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होगी तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अच्छा बताना बच्चे, मान लो एक थर्मस फ्लास्क रख रखा है हमने, पानी का, गर्म पानी का, हॉट वाटर और फ्लास्क है थर्मस, तो इसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी, एडियाबैटिक, जो कि हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करेंगे। क्या इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर सेम होगा, थर्मल, क्या थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। अगर हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो दो बॉडीज के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर हीट एक्सचेंज होगी तो होगा, ऑल तो यहाँ तो एडियाबैटिक बाउंड्रीज है तो बिल्कुल हीट एक्सचेंज का चांस नहीं बन रहा है। अगर परफेक्ट एडियाबैटिक है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये बच्चे थर्मल इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब हमारे पास बच्चे एक लॉ आती है, अगर ओपन होगा तो होगा सर। देखो बच्चे बस हम ये कह रहे हैं, आप ना ओपन क्लोज पे मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। हम बस ये कहेंगे हीट एक्सचेंज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब भाई बाकी बात अलग है, भाई हीट एक्सचेंज हो रहा है तो देख लो। अब जैसे इस केस में भाई बाउंड्री सारी क्लोज्ड है, थर्मस फ्लास्क बंद है, पूरा का पूरा कवर्ड है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, तो टेम्परेचर अंदर का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसे गर्म पानी है तो गर्म रहेगा और बाहर ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। बट मान लो ढक्कन खोल दोगे तो हीट एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, समझे बच्चे। वो तो चलो आप इतना तो बच्चे सब बच्चे समझते हैं। इसके बाद एक लॉ आती है बच्चे, जिसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन ये आता है कि सर जीरोथ लॉ क्यों दी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ विद ना हो सकता है, जीरोथ लॉ क्या होती है, जीरो लॉ। एक्चुअली क्या है बच्चे, जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद
IC ये मान सकते हो, या फिर ये जो सबसे बेसिक लॉ है इसलिए इसको कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ऑल दो बच्चे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा अपना फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, बट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बहुत बेसिक लॉ है और ये थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। ये लॉ थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करती है। तो ये लॉ क्या कहती है बच्चे, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट है, A, B और C। A और B के बीच में जो बाउंड्री है वो एडियाबैटिक है, और ये जो बाउंड्री है A और C के बीच में और ये डायथर्मिक है, इनके बीच में और इनके बीच में। तो इसका मतलब कि A और C आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं और B और C भी हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लो स्टार्टिंग में A और B और C तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। स्टार्टिंग में तीनों का टेम्परेचर क्या है, अलग अलग है, बट क्या थोड़ी देर बाद भी तीनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, ये अलग अलग रहेगा, सेम हो जाएगा? देखो बच्चे, थोड़ी देर बाद सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जबकि A और B डायरेक्टली हीट एक्सचेंज नहीं कर पा रही। A और C आपस में हीट एक्सचेंज कर रही हैं और B और C कर रही हैं, बट एक्चुअली क्या होगा, देखो मान लो तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है A, B, C, तो इनके बीच में हीट एक्सचेंज होगी, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और इन दोनों का भी सेम हो जाएगा, तो अभी तो तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसे ये कहते हैं बच्चे, इसे ऐसे कहते हैं, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम सेपरेटली, देन दीज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब अगर ये दो सिस्टम इसके साथ, ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ये सिस्टम इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे। खैर ये देखने के नाम पे तो बच्चों बहुत बेसिक सी लॉ लगती है, बट इसे कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहने का मतलब ये है कि कुछ देर बाद अगर आप देखोगे TA, TB और TC क्या होगा, सेम होगा, मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। पहले अगर हो ना हो बट बाद में सेम होगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज हो रही है। देखो बच्चों, जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात करें ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स की, तो हम ये 3 ही चीज़ें मेनली पढ़ रहे होते हैं पूरे के पूरे इस चैप्टर में, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। अभी हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, पहले हम थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, फिर डिटेल में बात करेंगे। हीट क्या होता है बच्चे, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हम सिस्टम को दे सकते हैं। जैसे कि मान लो खाना बनाते हुए हम फूड कुक कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं, ठीक है। वर्क क्या होता है, देखो जो वर्क आमतौर पे जो मिलता है वो आप लोगों के लेवल पे तो आप ये मान के चलो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ही हमें वर्क मिल सकता है। क्लोज सिस्टम में वर्क मिलना मुश्किल है। इस सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम सिस्टम है, आप लोगों के लेवल पे बता रहा हूँ, जब आप लोग पढ़ रहे हो उस लेवल पे तो ये मान के चलो। ये कई बार बच्चे कहते हैं सर ये होता क्या है, देखो बच्चे इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर क्या होता है, ये पिस्टन है, जैसे सिरिंज होती है ना, सिलेंडर है। तो ये कहाँ यूज होता है बच्चे, वो जो पिचकारी वगैरह देखिए ना, उसमें वॉशर सा होता है, वैसे ही होता है। जो कंप्रेसर होता है, जो कंप्रेसर होता है उसमें, उस वगैरह में यूज़ करते हैं इसको। देखो बच्चे, अगर हम देखें यहाँ पर तो आमतौर पे हम इसमें वर्क दे सकते हैं और हमको वर्क मिल सकता है। वर्क दे कैसे सकते हैं, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो हमें गैस को कंप्रेस करना है, किसी ये गैस है तो हम इसको प्रेस करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो वर्क करेंगे तो इसमें कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और मान लो गैस खुद एक्सपेंड कर रही हो, जैसे मान लो ये गैस है हमारे पास, हमने कैसे कैसे किसी तरीके से गैस को गर्म कर दिया, हीट दे दी गैस को, गर्म कर दिया, तो हीट देने पे गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होना चाहिए। तो एक्सपेंड होगी तो हमको वर्क देगी, ये वर्क हमको देगी, ठीक है। चलो अच्छा, हम आपको बताएंगे बाद में, थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। और थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि हीट कैसे एसोसिएटेड होता है, वर्क कैसे एसोसिएटेड होता है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो, जैसे मान लो ये हमारे पास गैस है, ये फूड कुकर के अंदर जो भी सब्सटेंस है, अब इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसकी जो एनर्जी है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ऐसा माना जाता है जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी होता है। जो पार्टिकल्स इसके अंदर हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे कहते हैं इंटरनल एनर्जी। समझे बच्चे? तो इन तीनों का आपस में काफ़ी कोरिलेशन होता है। डिफरेंट प्रोसेस में हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। हम जैसे मान लो, देखो अच्छे, जैसे मान लो हम खाने को, फूड को कुक करते हैं,
इधर देखो बच्चे, ढक्कन हमने ढक दिया, ये फूड कुकिंग हो रही है। तो फूड कुक करने पे हम फूड को क्या देते हैं, हीट देते हैं। देखो बच्चे एक्चुअली क्या है, जब आप इसको हीट दोगे तो फूड कुक होगा। तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इसमें एक टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट भी आता है। जब आप किसी एक फ्लूइड की या गैस की इंटरनल एनर्जी की बात करते हो तो जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे मान लो बच्चे, अभी इस रूम में हम गर्मी प्रोड्यूस करते हैं काफ़ी, तो रूम में जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जैसे मान लो ये मैं कोई भी चीज़ गर्म कर रहा हूँ, उसको हीट दे रहा हूँ, तो ये एक्सपेंड तो हो नहीं सकता है, ढका हुआ है। तो जब मैं हीट करूँगा तो अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ जो है गैस वैस, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझे या नहीं समझे बच्चे, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन के बारे में ही डिस्कस करता है। जैसे मान लो हमारे पास एक अरेंजमेंट है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसमें कुछ गैस है, कुछ भी फ्लूइड है, कोई सब्सटेंस है, हम उसको हीट दे रहे हैं। तो देखो बच्चे, जब हम इसको हीट देंगे तो ये हीट गेन करेगा, हीट गेन करने से इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और तो और ये एक्सपेंड भी करेगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव करेगा, हीट एक्सपेंशन भी होगा। तो एक्चुअली क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के हिसाब से अब ये पढ़ोगे, ये कहता है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट जो जा रही है सिस्टम में, इसका कुछ पार्ट टेम्परेचर रेज करने में जाता है, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, और रिमेनिंग पार्ट वर्क डन करने में जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चे, अगर आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो जो आपने हीट दी है उसका कुछ हिस्सा इसका टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा, बाकी हिस्सा इसको वर्क डन देगा, एक्सपेंशन करवाएगा। एक्सपेंशन मतलब गैस क्या कर रही है, एक्सपेंशन में जा रही है। तो ये हमारे हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होती है बच्चे, एज पर फिजिक्स। अब देखो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बच्चे मैंने हीट डिलीवर की 10 जूल की, लेटेस्ट 10 जूल की हीट डिलीवर की, और मान लो 10 जूल की हीट हमने डिलीवर की तो कुछ टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो उसमें से 4 जूल इंटरनल एनर्जी राइज करने में चला गया। मतलब इंटरनल एनर्जी राइज मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट फास्ट हो गया, फास्ट मोशन हो गया, उनकी एनर्जी बढ़ गई, और बाकी जो 6 जूल है उसको इससे एक्सपेंशन हुआ 6 जूल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, कई बार बच्चे कहते हैं देखो हमने 10 दिया और 4 और प्लस 6 10। अब बच्चे कहते हैं सर वर्क हमारे किस काम का, जो गैस एक्सपेंड हुई हमारे किस काम का। ये जो गैस एक्सपेंड हुई इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, यूटिलाइज, क्योंकि इसकी वजह से इसका मूवमेंट हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, मूवमेंट। जो वर्क मिल रहा है ये मोशन क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है, आप हीट दे रहे हो और हीट की वजह से ये जब एक्सपेंड कर रहा है तो क्या मिल रहा है, मोशन मिल रहा है। तो यही प्राइम कॉन्सेप्ट होता है इंजन्स का। हम बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल फ्यूल होता है, जब फ्यूल बर्न किया जाता है तो हीट मिलती है, और हीट की वजह से बाइक को क्या मिलता है, मोशन मिलता है। और ठीक इसी के कॉन्सेप्ट पे इंजन काम करते हैं। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा बच्चे, जिससे आपको दिख जाएगा कि कैसे इंजन काम करता है, कैसे मोशन मिलता है हम लोगों को हीट, फ्यूल बर्न होने से, हीट होने से। तो ये ठीक ऐसे ही काम करता है। तो यहाँ पर बच्चे ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर प्रोसेस में आपकी दी हुई सारी हीट दोनों में ही जाएगी। किसी किसी प्रोसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी हीट का कुछ पार्ट कहीं और जा रहा है, कहीं कुछ पार्ट यूटिलाइज नहीं हो रहा। अब बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा इसे एलैबोरेट कीजिए। देखो बच्चे हम बताते हैं, मान लो हमारे पास कोई प्रोसेस है जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस कैसा होता है बच्चे बताना, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हुई। अब वॉल्यूम फिक्स हो गई तो क्या इसकी मूवमेंट हो सकती है, पिस्टन की, वॉल्यूम फिक्स कर दी, नहीं होगी सर, पिस्टन की मूवमेंट नहीं हो सकती। मूवमेंट नहीं होगी तो एक्सपेंशन ही नहीं होगा, एक्सपेंशन नहीं होगा तो ऊपर मूवमेंट नहीं करेगा तो वर्क डन नहीं मिल पाएगा, वर्क डन जीरो मिलेगा। तो जितनी हीट दी है सारी की सारी किस में जाएगी, इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो उसमें ऐसा देखने को मिलेगा अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा हमारे पास। अगर हम बात करें आइसोकोरिक प्रोसेस में ऐसा देखने को मिलेगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, एक मिनट जाओ बच्चे हम बताते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, अब देखो बच्चे यहाँ पर एक चीज अभी हमने आपको डिटेल में नहीं बताई है। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। तो अब कहने का मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0, क्योंकि चेंज जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसका चेंज क्या होता है? 0। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर सेम रहता है, जब टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होगा तो उनकी मॉलिक्यूल की एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। हम फॉर्मूला लगा दें तो क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू 0 प्लस W, तो वर्क, ये फॉर्मूला आ जाएगा। हमने बात की आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तीसरे प्रोसेस की बात करते हैं, मान लो एडियाबैटिक की। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की तो खास बात है बच्चे, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो आप हीट दे ही नहीं सकते हो, क्योंकि हीट आप दे ही नहीं सकते। हीट चेंज क्या होती है? 0, क्योंकि आपकी बाउंड्रीज कैसी है इसके अंदर? बाउंड्री एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक बाउंड्री हीट लेना या हीट देना नहीं करती। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन क्या बन जाएगी? 0 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं सर ये फिर भी फॉर्मूला तो ऐसा आ रहा है। अब इस फॉर्मूले में ये इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो बच्चे, किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में आप हीट ले या हीट दे नहीं सकते। बट मान लो आपने एक सिस्टम बनाया, सुनो इधर देखो बच्चे, आपने एक पिस्टन सिलेंडर इंजन बनाया, क्योंकि एडियाबैटिक है तो इसकी बाउंड्रीज कैसी होंगी? क्योंकि इसकी बाउंड्री एडियाबैटिक होगी जो हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं करेगी। देखो बच्चे, आप हीट दे या हीट ले नहीं सकते। बट मान लो आपने क्या किया? कंप्रेशन कर दिया, प्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। तो दबाया तो आपने क्या किया? इसको वर्क किया, ठीक है, इस पर वर्क किया। तो जब वर्क करोगे तो हीट का तो मतलब नहीं है, बट आपको क्या लगता है वर्क करने से क्या होगा? वर्क जब आप इस पर करोगे तो उसका टेम्परेचर जरूर चेंज होगा। तो भाई हीट का इंटरेक्शन नहीं है, बट फिर भी यहाँ वर्क और इंटरनल एनर्जी का तो आपस में इंटरेक्शन, वर्क का और इंटरनल एनर्जी का आपस में जरूर इंटरेक्शन है। जब आप इसे कंप्रेस वगैरह करोगे तो हो सकता है अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ जाए, चेंज हो जाए। अब देखो जब हम लोग वर्क की बात करते हैं तो या हीट की बात करते हैं तो यहाँ साइन कन्वेंशन भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि हमने नोट्स मेंशन किए हैं। अब ये वर्क और हीट के साइन कन्वेंशन किस प्रकार यूज करते हैं हम लोग? देखो बच्चे, वर्क अगर हमको मिलता है, अगर एक्सपेंशन होता है, नोट्स में दिया हुआ बच्चे, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस लेके लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि नोट्स में ना हमने बहुत डिटेल में अच्छे से लिख रखा है और आप लोगों को मिल गए। एक्सपेंशन जब होता है तो हमें वर्क मिलता है तो वर्क डन का साइन पॉजिटिव होता है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। और इसका उल्टा जब हम कंप्रेशन करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन हमें क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है, क्योंकि हमें काम करना पड़ रहा है, तो हम क्या लेंगे उसको? कंप्रेशन। हमें करना पड़ रहा है तो वर्क नेगेटिव होता है। कंप्रेशन हमको करना है, एक्सपेंशन हमको मिल रहा है, एक्सपेंशन में हमको वर्क मिल रहा है, हमको मिल रहा है वर्क, तो अच्छी बात है। हमें करना पड़ रहा है काम, बुरी बात है, ठीक है। अगर हम बात करें हीट की, तो हीट के भी कन्वेंशन होते हैं बच्चे, हीट के भी कन्वेंशन होते हैं। अब हीट के क्या कन्वेंशन होते हैं ये भी हम लिखवा देते हैं। क्या होते हैं? हीट जब हम दे रहे होते हैं, हीट जब सप्लाई होती है तो पॉजिटिव होती है, ऑल द नोट्स में दिया हुआ है। और जब हीट सिस्टम बाहर फेंकता है, रिजेक्ट करता है सिस्टम, तो नेगेटिव होती है। ये हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। शायद केमिस्ट्री में आप इसके रिवर्स यूज करते होगे, एक बार चेक कर लेना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारे प्रोसेस के लिए लिख रहे थे। हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया था। तो हमने कहा था कि जो हम लोग हीट देते हैं, हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में चला जाता है, इंटरनल एनर्जी राइज करने में चला जाता है, बाकी पार्ट वर्क डन में चला जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे हमने डिफरेंट प्रोसेस के लिए लिखा कि क्या क्या होता है इसके बारे में जाना, बट एक्चुअली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ भी जीरो नहीं होता है, हीट का कुछ पार्ट इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड हो जाता है। देखो बच्चे, हमने अभी हीट के बारे में जाना, इंटरनल एनर्जी के बारे में जाना और वर्क के बारे में जाना, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। बट बच्चे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा T। अब आप कहोगे सर ये कैसे आया? फिलहाल बच्चे हम इसके बारे में आपको नहीं बता रहे ये कैसे आया, ये चलो कहो तो बता भी देते हैं, छोड़ो चलो बता ही देते हैं। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, खैर बता ही देते हैं, कल को कहोगे सर बताया नहीं। देखो जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो ये इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला है NCV डेल्टा T। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया? मान लो आप हमारे पास एक गैस है, ये कंटेनर है, ठीक है,
वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, मतलब पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं है, तो उसकी बाउंड्रीज मूव नहीं कर सकती। और बाउंड्री मूव नहीं कर सकती तो वर्क नहीं मिलेगा, वर्क यहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हम ये लॉ लगाएं तो हमने आपको बताया था आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाता है बच्चे बताना, वर्क डन क्या हो जाता है 0, और हीट डेल्टा यू के बराबर होती है। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम होती है तो हमने बच्चे आपको क्यू का फॉर्मूला बताया था, जब हम किसी गैस को हीट करते हैं तो गैस को हीट करने में हम लोग एम एस डेल्टा टी नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी, एन सी डेल्टा टी। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हो तो क्या यूज़ करोगे, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो ये हमारा डेल्टा यू का फॉर्मूला, एक्चुअल में डेल्टा यू का फॉर्मूला ही हमारा ये होता है। तो अगर हम बात करें बच्चे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की, कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हम किसी गैस को हीट करते हैं, तो हमने हीट दिया, जैसे मान लो हमारे पास ये एक मूवेबल पिस्टन है इसके अंदर, और ऑब्वियसली बात है हम जब हीट करेंगे तो ये गैस है, जब हम हीट देंगे तो हीट का कुछ हिस्सा से ये ऊपर जाएगा, एक्सपेंड करेगा, वर्क मिलेगा, और कुछ हिस्से से इसका टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी राइज होगी, ठीक है। दोनों ही चीज़ें जो हीट जो होगी वो दो चीज़ों में बटेगी। तो हमारे को हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा, कुछ हिस्से से हमें वर्क मिलेगा। बट अब ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर कितना हिस्सा किसको मिलेगा। जैसे मान लो आप लोगों ने एक स्कीम बनाई, एक बिजनेस चलाना है या कुछ करना है, बैंक, चलो खैर बोल नहीं सकते, अच्छा ऑन रिकॉर्ड क्राइम होता है एक्चुअल में ये, नहीं बच्चे हम नहीं बोल रहे हैं। तो आप लोगों ने कहा रेशियो कितना रेशियो होगा, ये तो पहले से डिसाइड कर लो किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर किसको कितना मिलेगा ये मेन फैक्टर है। तो अब ये किसको कितना मिलेगा ये किस बिहार पे डिसाइड होगा बच्चे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होगा, आप कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट दे रहे हो, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्यू क्या हो जाता है, एन सी पी डेल्टा टी, और ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। ये हमारा मतलब ऐसा वैल्यूज़ आ गई। अब इस वैल्यूज़ में बच्चे मैं ना इसको डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में बस आपको बता देता हूँ क्या होता है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं आपस में फर्दर, जैसे इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपको देखो बच्चे हमने बताया था कि गामा क्या होता है, गामा इज रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी। जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, जैसे मान लो हम इनको आपस में डिवाइड कर दें, क्यू को डेल्टा यू से, डेल्टा यू को क्यू से, डेल्टा यू बाय क्यू, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, सी वी बाई सी पी। तो सी पी बाई सी वी गामा होता है, तो सी वी बाई सी पी क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1 बाय गामा। तो कितना किसका रेशियो होगा, किस हिसाब से होगा, तो ये हमारे पास आ जाता है। जैसे मान लो इसका रेशियो ये आ गया, तो क्या क्या रेशियोज बनते हैं बच्चे, देखो आपको डीप में नहीं जाना बच्चे, हम आपको बता देते हैं डायरेक्टली क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। बस ये देखो ये रेशियोज आते हैं, इस रेशियो के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कितना पार्ट किसको मिलना है। अब थोड़ा सा बच्चे इसके डिटेल में जाते हैं, शायद आपको ना ये समझ में ना आए तो हम बता देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक गैस थी, गैस, इसमें देखो बच्चे गामा की वैल्यू जो होती है गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, मोनो है या डाया है। तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं एक मोनो एटॉमिक गैस, जैसे हीलियम। कौन सी गैस ली हमने बच्चे, मोनो एटॉमिक मतलब जैसे मान लो हीलियम ले ली, तो गामा क्या हो जाएगा 5/3, गामा की वैल्यू हमने आपको लिखवाई थी बच्चे। तो मान लो मैंने कहा कि मैंने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, ध्यान रखना कौन से प्रोसेस की बात करूँ मैं, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब हम थ्रू आउट, तो हम इसको हीट दे रहे हैं मान लो 10 जूल की। तो बताओ भाई कि 10 जूल में से कितना पार्ट से टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और कितना पार्ट वर्क में मिलेगा, दोनों को कितने हिस्सेदारी होगी दोनों की, ये अभी आपको बताना है, कितना मिलेगा दोनों को। हमको ये निकालना है कि 10 जूल में से कितना हिस्सा इंटरनल एनर्जी को मिलेगा, कितना हिस्सा वर्क को मिलेगा। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला हमारे सामने बच्चे, डेल्टा यू बाई क्यू, क्यू कितना है हमारे पास 10, 1 बाय गामा कितना है 5 बाय, और 3 किधर आ जाएगा ऊपर, काटे बच्चे 2, ये ऊपर चला जाएगा। डेल्टा यू क्या आ जाएगा 6 जूल, मतलब 6 जूल जो एनर्जी मिलेगी जब जो जाएगा वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में जाएगा। और 10 में से 6 जूल इंटरनल एनर्जी में गया तो बाकी 10 जूल में से 6 जूल इंटरनल एनर्जी में गया तो बाकी बचा कितना 4 जूल वर्क मिल जाएगा। तो वर्क डन हमें 4 जूल का मिलेगा। ऐसा हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में रिलेशन
रहता है। ठीक है बच्चे, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लिया, हमने हीट पढ़ लिया, हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया, हमने वर्क पढ़ लिया। देखो बच्चे, थोड़ा सा ना हम वर्क के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में वर्क डन का एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, पीडीवी, DW = PdV। जैसे मान लो हमारे पास ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस है, तो मान लो ये गैस है, क्योंकि गैस का अंदर का प्रेशर अगर बाहर से ज़्यादा है, अगर अंदर का प्रेशर अगर आउटसाइड से ज़्यादा है तो क्या होगा बच्चे बताना, अंदर का प्रेशर अगर बाहर से ज़्यादा है तो क्या होगा, गैस एक्सपेंड करेगी ऊपर। तो इस एक्सपेंशन में हमको जो वर्क मिलेगा वो होगा PdV। P क्या है, प्रेशर, और dV क्या है, जितना वॉल्यूम हमारी एक्सपेंड होगी, और dW क्या है, स्मॉल वर्क। बट अगर आप स्मॉल की जगह टोटल वर्क निकालो तो हम फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा बहुत बच्चे अपने केमिस्ट्री में ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम बात करें किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो जैसे कि हमने आपको बताया है कि एक्सपेंशन और कंप्रेशन दो प्रोसेस मेनली हम लोग देखते हैं। PV ग्राफ पे एक्सपेंशन प्रोसेस को ऐसा दिखाया जाता है, गैस जब एक्सपेंड करती है तो हमको वर्क मिलता है, एक्सपेंशन के प्रोसेस में हमको वर्क मिलता है, मतलब हमको वर्क मिलता है तो अच्छी बात है, हम उसको पॉजिटिव वर्क की तरह काउंट करते हैं, हमको वर्क मिलता है, ठीक है। और कंप्रेशन में हमको कंप्रेशन में हमको वर्क करना पड़ता है, तो हम इसको नेगेटिव वर्क काउंट करते हैं। तो जैसे ये क्या दिखा रहे हैं बच्चों, ये वाला एरो क्या दिखा रहा है, एक्सपेंशन, और इसका अगर उल्टा एरो हो, मतलब इधर की तरफ जा रहे हो, तो कंप्रेशन हो जाता है वो। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जैसे हम कहें कि मैथमेटिकली वर्क डन इस फॉर्मूले से मिलता है, बट ग्राफिकली देखो बच्चे, ग्राफिकली क्या होता है, ये जो कोई भी PV ग्राफ है, इधर देखो बच्चे, उसका जो एरिया, अंडर का जो एरिया होता है, PV ग्राफ के अंडर का एरिया क्या देता है, एरिया अंडर PV ग्राफ गिव्स वर्क डन, वर्क देता है, कितना वर्क डन हुआ है एक्सपेंशन। बट इसमें बस वही है कि कंप्रेशन होगा तो साइन हम लोग अलग यूज़ कर लेंगे, और एक्सपेंशन में साइन अलग यूज़ कर लेंगे। एक्सपेंशन में पॉजिटिव साइन ले लेंगे, कंप्रेशन में नेगेटिव साइन ले लेंगे। तो इस तरीके से हम बच्चे इसको ले सकते हैं। तो थोड़ा बच्चे आपको आइडिया लग गया, ग्राफ में जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है। अब देखो बच्चे, जब हम लोग डिफरेंट प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमने एक टर्म नहीं पढ़ी, जैसे हमने आइसोबारिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो सब्सटेंस होता है उसको कई सारे प्रोसेस से पास कराते हैं, और जहाँ से स्टार्ट होते हैं वहीं पहुँचते हैं। ऐसे केस में इसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। मैं फिर से बताता हूँ बच्चे, जैसे मान लो बच्चे, आपके पास कुछ कंटेनर था, उसमें कोई गैस वगैरह थी या फ्लूइड था, कुछ भी था, आपने उसे ठंडा किया, गर्म किया, फिर ठंडा किया, या घूम फिर के आप जहाँ से जिस स्टेज पे पहले थे आप ठीक उसी स्टेज पे आ गए, वापस उसी स्टेज पे आ गए। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या कहते हैं बच्चे, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में ऐसा होता है, हो सकता है कि बच्चे जैसे आपने किसी चीज़ को गर्म किया, ठंडा किया, वापस वहीं पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस कहलाया। बट एक्चुअली जैसे मान लो बच्चे, किसी साइक्लिक प्रोसेस का, इधर देखो बच्चे, किसी साइक्लिक प्रोसेस का PV डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, PV डायग्राम ड्रॉ करें, तो मान लो ऐसा हो सकता है बच्चे, हम गए किसी और प्रोसेस के थ्रू थे और लौटे किसी और प्रोसेस के थ्रू। जैसे मान लो आपको यहाँ से, मतलब आप यहाँ घर से ट्यूशन आए हो, घर से मान लो ट्यूशन आए हो, तो हो सकता है आप आए हो किसी और रास्ते से और जाओ किसी और रास्ते। जैसे मान लो हमारे एक प्रोसेस हो, हम गए यहाँ तक A से B, देखो हम गए यहाँ से यहाँ, लौटे यहाँ से यहाँ, मतलब हमारा जाने का प्रोसेस अलग था और लौटने का प्रोसेस अलग था। बट एक्चुअली क्या है कि हम अब है उसी प्रोसेस पे, वापस उसी पॉइंट पर आ गए। हमारी फाइनल स्टेट क्या है, वही है जो इनिशियल स्टेट थी। जैसे आप घर से निकले थे, ट्यूशन आए, फिर वापस घर पहुंच गए, बट आप घर पे ही हो। तो अच्छा, आप मान लो आप जब घर से निकले, फिर यहाँ आए, फिर घर चले गए, आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चे, 0 होगी ना, 0। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम यहाँ से निकले, यहाँ वापस यहीं आ गए, तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि एक्चुअली इंटरनल एनर्जी बच्चे स्टेट पे डिपेंड करता है। देखो पहले ये A स्टेट पे था, वापस इसी स्टेट पे आ गया। जब स्टेट सेम है तो टेम्परेचर उसका पहले वाला ही हो गया,
जब टेम्परेचर अगर सेम रहेगा तो चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बच्चे, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और टेम्परेचर सेम रहेगा तो इंटरनल एनर्जी में नेट चेंज क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो किसी, क्योंकि किसी साइक्लिक प्रोसेस में जो अगर हम बात करें नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। अब एक्चुअली क्या होता है, क्वेश्चन ये आता है कि कई बार कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस कराए क्यों जाते हैं, क्यों ऐसा है कि हम लोग साइकिल चला रहे हैं। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस को कराने का कारण ये होता है, हमारे बाइक में भी जो इंजन होता है, जब वो इंजन खुलता है तो एक्चुअली बाइक में जो इंजन होता है पिस्टन सिलेंडर ही होता है। अब ये सिंपल पिस्टन सिलेंडर नहीं होता बच्चे, उसमें थोड़ा सा और भी चीज़ें होती हैं, फ्यूल आता है, गैस बर्न होती है, एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, इस प्रोसेस से हमको एनर्जी मिलती है। देखो अच्छा, हम आपको एक लिंक दे देंगे वीडियो का, उसमें देखना कैसे बाइक का इंजन काम करता है। बट उसमें भी कंटिन्यूस साइकिल्स होती हैं, साइक्लिक रिपीटेशंस होती हैं, पिस्टन ऊपर नीचे चलता है, मोशन होता है, उस मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके हमारी गाड़ी का टायर चलने लग जाता है। तो साइक्लिक प्रोसेस की हेल्प से हम मन चाहे तरीके से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं, मोशन ऑब्टेन कर सकते हैं, हम साइक्लिक प्रोसेस कैरी आउट कराते हैं। देखो जो बाकी साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मैं आपको जब बताऊंगा, वीडियो दूंगा तो आप लोग देख लेना इसके बारे में। बट अब हम कुछ न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड। अब अगर हम जब पीवी ग्राफ की बात करते हैं, अच्छे साइक्लिक प्रोसेस की हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, हम आपको एक दो चीज़ें और भी बता दें। जब हम लोग हीट की बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, वर्क की बात करते हैं, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं जिनकी हम डिस्कशन करें, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्टेट वेरिएबल्स और पाथ वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स एंड पाथ वेरिएबल्स। हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। तो देखो अच्छा, एक्चुअली स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। उनको ये नहीं मतलब कि किस पाथ से हम जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे मान लो जैसे आप लोग घर से पढ़ने यहाँ आते हो, तो ये मान लो अगर पाथ मैटर नहीं करता तो आप किसी भी रास्ते से आओ, बस आपको इनिशियली कहाँ और फाइनली कहाँ ये मैटर करता है। और पाथ वेरिएबल वो होते हैं जिनमें मैटर करता है कि आप किस पाथ से जा रहे हो। तो अब एक्चुअली क्या होता है कि हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी में कौन कौन सी चीज़ें स्टेट वेरिएबल होते हैं, कौन कौन सी पाथ वेरिएबल होते हैं, हम आपको बता देते हैं उससे। देखो हीट और इंटरनल एनर्जी जो होती हैं वो स्टेट वेरिएबल्स होती हैं। हीट, एक मिनट रुको, सॉरी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो स्टेट वेरिएबल होती है। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टेट वेरिएबल होती है, और हीट और वर्क डन पाथ वेरिएबल होते हैं। कैसे? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, NCV डेल्टा टी। क्या ये हर केस में ऐसे ही होता है? चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो ऐसा ही होता है? बिल्कुल ठीक बात। कोई सा भी, किसी भी टाइप का प्रोसेस हो, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, जो भी प्रोसेस हो, हर केस में इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला यही रहता है। तो ये डिपेंड नहीं करता, अगर देखा जाए तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो डिपेंड करती है वो चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इनिशियल वो तो वॉल्यूम कांस्टेंट पे है ना। देखो बच्चे, वो हीट वाला फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का हमेशा फॉर्मूला ये रहता है, ध्यान रखना, ये आप इसको याद कर लो, इसको ये कोई लॉजिक नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा यही होता है। हीट के फॉर्मूले में डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है। अभी एक मिनट पूरा सुनना बच्चे, तो ये मैटर नहीं करता इनिशियल और फाइनल पे। जबकि पाथ वेरिएबल, जैसे हम वर्क वगैरह की बात करें तो उसमें मैटर करता है किस पाथ से। अब कैसे? जैसे मान लो बच्चे, अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि मान लो कि ये पीवी ग्राफ है, हमको ए स्टेट से बी स्टेट पहुंचना है, तो इस एक ये पाथ भी हो सकता है और एक दूसरा पाथ भी हो सकता है। अब दोनों के केस में एरिया जो होगा वो अलग होगा। पीवी ग्राफ का एरिया क्या आएगा? अलग आएगा। जैसे इस केस में देखो एरिया ए, इस वाले में एरिया पूरा आ जाएगा, इस वाले केस में इसके नीचे वाला एरिया आएगा। तो देखो, क्योंकि हमने बताया है कि पीवी ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ गिव्स वर्क डन, तो दोनों केस में वर्क डन क्या होगा? आप अलग अलग होगा। देखो इस केस में भी आप ए से बी पहुंच रहे हो, इसमें भी ए से बी, बट इसके अंदर एरिया निकालोगे शेडेड रीजन का तो ये आएगा, इसके अंदर शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? अलग आएगा। समझे बच्चे? नहीं समझे? बोलो। क्योंकि ग्राफ का पाथ अलग है तो एरिया, उनके अंदर का एरिया क्या आएगा? अलग अलग। अगर इसको अलग कलर से दिखाएं तो बच्चे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको। जैसे एक के केस में एरिया ये आएगा,
तो आपने देखा इसमें पाथ पे डिपेंड किया, इस पाथ से गए तो वर्क अलग आया, इस पाथ से गए तो वर्क अलग आया। अब हीट के बारे में बात करें तो क्या होता है, देखो तो हीट मैंने आपको बताया हीट भी डिपेंड करता है। अब जैसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे आप हीट करोगे तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे करोगे तो क्या हो जाएगा, एन सी वी। तो डिफरेंट मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चे ये होते हैं। बाकी हम डिटेल डिस्कशन में नहीं जाते, आपको एक जल्दी से न्यूमेरिकल दे देते हैं बच्चों, ठीक है, इसे ट्राई करना। बच्चे हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछा हुआ है कि ये प्रोसेस है ए से बी, और हम इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं और इस प्रोसेस से भी जा सकते हैं। हमको एक्स प्रोसेस में बोल रखा है कि हमने इतनी हीट दी, हमें इतना वर्क मिला। हमसे पूछा है वाई प्रोसेस में कितना वर्क हमको मिलेगा और चेंज इन एनर्जी कितनी होगी जब वाई प्रोसेस में हीट हम 15 जूल दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो हम पहले एक काम करते हैं, एक्स प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे बच्चों, यस सर। एक्स के लिए होगा तो ये हो जाएगा, हीट कितनी दी हमने, वर्क कितना हुआ 6 जूल, इंटरनल चेंज कितनी आई 4 जूल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ही गलत लगाया यार। इधर देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है कि मुझे पता है आप लोगों में कई बच्चे समझदार हैं, मैंने सुन भी लिया कि कई बच्चों ने सही कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। देखो बच्चे यहाँ पर जैसे ही बच्चे ये देखते हैं कि चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, तो मैंने सुन लिया आप लोगों को आता है, इसलिए आप लोग बोलना नहीं, मुझे पता है। एक्चुअली क्या है कि मैंने जैसे सुन लिया बच्चों को आता है कि उन्होंने कहा कि दोनों प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसका कारण ये है कि देखो बच्चे दोनों ही प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे पहुंच रहे हैं। इधर देखो बच्चे, फाइनल सेम है। इधर देखो बच्चे, दोनों ही प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों की सेम है तो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एन सी वी डेल्टा टी। इसका भी डेल्टा, क्योंकि डेल्टा टी इसका भी सेम रहेगा, इसका भी, क्योंकि स्टेट्स क्या है, सेम है। तो दोनों ही प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जो x का है वही y का है, तो हमको उसका निकालना है क्या, नहीं 4 जूल, ठीक है। अब देखो बच्चे, हम अगर यही फॉर्मूला y के लिए यूज करें, क्यू वाई इज इक्वल टू डेल्टा यू वाई प्लस वर्क डन इन y, तो बच्चे क्यू वाई हमको दिया 15 जूल, डेल्टा u क्या है हमारा 4 जूल, और वर्क इन y क्या हो जाएगा 11 जूल। तो काफ़ी हद तक शायद बच्चे आप लोगों ने इंटरनल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट सोचा था वो सही सोचा है, जिसने सोचा है, और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ये प्रॉपरली एक साइक्लिक प्रोसेस है। कैसे हमको पता चला कि एक साइकिल ये होती है जो एक पॉइंट से चालू होती है वहीं पर ही खत्म होती है, मतलब या फिर कंटिन्यूसली चलती रहती है। इस प्रोसेस में हमको नेट वर्क डन पूछा है एक साइकिल का, और नेट हीट सप्लाइड पूछा है। अब देखो बच्चे, इसको करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट और एक लॉन्ग कट। पहले मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, फिर आपको लॉन्ग कट बताऊंगा। इधर देखो बच्चे, शॉर्टकट वो जो मैंने अभी आपको एक्चुअल में ढंग से बताया नहीं। कोई एक साइकिल होती है, उसका जो साइकिल के अंदर का एरिया होता है वो नेटवर्क डन देता है। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जब मुझे पूरा करने दोगे तभी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये साइकिल है, इसके अंदर जो अंदर का एरिया है तो वो नेटवर्क डन देगा। इसके अंदर का एरिया क्या होगा बच्चे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये ना माइनस कर दोगे ना इसको, 2 इंटू 10 की पावर 5 और 10 की पावर 5 क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 5। कुछ नहीं है तो 1 है ना इसका मतलब। तो ये हो गया, ये लेंथ, और ब्रेथ कितना हो गया 2। तो ये हमारा वर्क डन आ गया जूल में, मतलब कितना आ गया ये 10 की पावर 5 जूल। तो एक नेट वर्क डन निकालने का तरीका है। अभी हम आपको बच्चे थोड़ा सा ढंग से और भी बताएंगे, रुक जाओ। अब हम जैसे हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं तो पूरी साइकिल के लिए भी फर्स्ट लॉ लगा सकते हैं, बट उसमें सब नेट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी साइकिल। अब हमको पता है बच्चे, हमने आपको बताया पहले साइक्लिक प्रोसेस में नेट चेंज इन एनर्जी क्या होता है 0, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पर लौटे हैं, यूँ चले यहीं लौटे। नेट वर्क डन हमारे पास ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब क्या है कि हम आपको लॉन्ग कट सिखाते हैं, लंबा तरीका क्या है, हर अलग अलग प्रोसेस का वर्क डन निकालना।
इसका 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 इसका, जैसे मान लो नाम दिया ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो वर्क डन फॉर ए टू बी प्रोसेस। अब वर्क डन फॉर ए टू बी प्रोसेस क्या हो जाएगा? 0। अब आप कहोगे क्यों सर ऐसा कैसे? दो तरीके से बच्चे, एक तो जैसे कोई लाइन होती है, जैसे पीवी ग्राफ होता है, अब ये लाइन है, इसके अंदर तो कुछ एरिया कवर भी हो रहा है ऐसे ऐसे, बट ये खड़ी हुई लाइन के अंदर कोई एरिया कवर नहीं होता, कोई एरिया कवर नहीं होता, इनक्लोज नहीं होता। दूसरा आप कहोगे सर चलो मुझे समझ आया और ढंग से समझाओ, तो देखो बच्चे वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी वी, ये बताया था हमने। अब यहाँ पर देखो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जब वॉल्यूम फिक्स होती है तो पिस्टन ऊपर या नीचे मूव नहीं कर पाएगा, जब पिस्टन ऊपर या नीचे नहीं मूव करेगा तो वर्क डन हमको नहीं मिलेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, समझ? डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी आपको बताया था ना कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? 0। तो ये ए बी के केस में और सी डी के केस में 0 हो जाएगा, इसमें तो वर्क डन किस में होगा? बस बी सी में और ए डी में। तो बी सी, देखो सुनो बच्चे, बी सी का वर्क डन निकालना है, बी सी का वर्क डन निकालोगे तो पूरा एरिया लोगे अंदर नीचे तक का, ऐसे, ठीक है? बी सी, अच्छा वर्क डन BC का क्या हो जाएगा बताना बच्चे? BC का पूरा एरिया कितना हो जाएगा? ये लेंथ हो गई 2 और ये ब्रेथ कितनी होगी? ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 2 × 10⁵ क्या आ जाएगा? 4 × 10⁵ जूल, ठीक है? अब ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कैसे पता चलेगा? देखो एक्सपेंशन है कंप्रेशन है, क्या हो रहा है बच्चे? वॉल्यूम बढ़ रही है घट रही है? वॉल्यूम बढ़ रही है तो एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव है, एक्सपेंशन में हमको वर्क डन मिलता है, ठीक है? अब हम आते हैं वर्क डन इन एडी प्रोसेस। एडी प्रोसेस तो एडी में क्या एरिया लेंगे? ये इसके नीचे का एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा? अच्छा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? यहाँ से तक 1 × 10⁵ क्या आ गया? 2 × 10⁵। क्या पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि क्या हो रहा है? वॉल्यूम घट रही है तो कंप्रेशन हो रहा है, नेगेटिव। अब क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? ये आ जाएगा। यहाँ तो डायरेक्टली अंदर का साइकिल के अंदर का एरिया निकाल लो, यहाँ तो सबका एरिया निकाल करके ऐड कर दो। दो तरीके बच्चे हमारे पास।